हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखो, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी एक इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेंगे। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से x और y में से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी x की वैल्यू जो है उसको हम सेकंड इक्वेशन में इस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में x की जगह पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर x की जगह पे लिख देंगे 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, हमने x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में इस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना, देखिए ये माइनस वाई है और ये भी माइनस वाई। देखिए, इसके आगे कोई नंबर नहीं दिया तो 1 मान लेंगे हम, और इधर भी 1 मान लेंगे। तो -1y और -1y क्या हो जाएगा, ये -2y। 14 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14। ठीक है, क्योंकि इधर ये प्लस का है। अब देखिए, देखो 14 के आगे माइनस साइन है और 4 के आगे प्लस साइन। तो जब भी एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 14 में से 4 गया तो कितना आएगा, 10। साइन किसका आएगा, जो भी बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर 14 है, उसके आगे माइनस साइन है, तो यहां पे हम लगा देंगे माइनस साइन। देखिए, -2 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इंटू हो रहा है। जब हम इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो ये चला जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 को काट देंगे हम। ठीक है, तो 2 1 जे 2, 2 5 जे 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। देखो, y की वैल्यू 5 निकाल ली हमने। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में इस y की जगह, ताकि हमारा x का वैल्यू आ जाए। तो यहां पे लिख देता हूं मैं पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में y की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे x इक्वल टू 14 माइनस 5। 14 में से 5 माइनस हो गया तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू भी आ गया है। तो यहाँ लिख देते हैं हम हेंस x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। देखिए, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अगर हमारे मन में डाउट हो रहा हो कि हमने ये आंसर सही निकाला या गलत निकाला है, तो उसको भी चेक करने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना समझाता हूँ आप लोगों को। इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये हमारा LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया RHS राइट हैंड साइड। तो LHS को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो LHS हमने लिख लिया x प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी है, 9 है, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 5। तो 9 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो वैल्यू आ गई हमारी 14, और 14 किसके बराबर आ गई हमारी, RHS के बराबर। ठीक है ना, तो यहां लिख देता हूं RHS। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है वो एकदम करेक्ट निकाली है। ठीक है ना, तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं s माइनस टी इक्वल टू 3। यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस टी है, जब इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में तो ये बन जाएगा प्लस टी। इसको नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो s की वैल्यू 3 प्लस टी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में इस s की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में s की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 प्लस टी। तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो ये दोनों फ्रैक्शन में है। जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो एलसीएम लेते हैं हम डिनोमिनेटर का। तो 3 और 2 किस में है? डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो 3 और 2 का एलसीएम तो 6 आता है, लेकिन इसको बता भी देता हूं मैं कैसे लेते हैं एलसीएम, जिन लोगों को नहीं आता है। 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ 2 1 2 हो जाएगा। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम इन दोनों को इंटू कर देते हैं, ठीक है, जो भी फैक्टर्स आते हैं हमारे। तो 3 2 6, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे हम डिवाइड देते हैं एलसीएम को, ठीक है ना। तो 3 से 6 को डिवाइड देंगे तो कितने में जाएगा? 2 पे जाएगा। 3 2 6, तो 2 से ऊपर वाले नंबर को हम इंटू कर देते हैं। इस 2 के टेबल में 6 कितने में जाएगा? 3 में। 2 3 6, तो ऊपर वाले नंबर को इंटू कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 3t। अब देखिए ब्रैकेट के बाद 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ही नंबर से इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t अपॉन में 6 इक्वल टू 6। ये 6 हम यहीं पे लिखेंगे। 2t और 3t दोनों ही प्लस के हैं, तो ऐड कर देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और यहां लिख देंगे t। अब देखिए इस 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो जब नंबर ना दिया हो डिनोमिनेटर में तो उसे 1 मान लेते हैं। यहां कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 लिख देंगे हम यहाँ पे। 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 इंटू 6। 1 से अंदर इंटू कर देते हैं, तो 1 6 6 प्लस 1 इंटू 5 5, और t हम लिख देंगे इसके साथ। 6 6 कितना होता है? 36। 5t लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे और 6 को ले जाएंगे राइट साइड में। 6 यहाँ प्लस का हो रहा है, राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 36 में से 6 गया तो कितना आएगा? 30। तो 5t के साथ इंटू में है, जब मैं 5 को ले जाऊंगा राइट साइड में तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ इसको कैंसिल कर देंगे। 5 1 5, 5 6 30। तो t की वैल्यू आ गई हमारी 6। 6 अपॉन 1 6 ही होता है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं a मतलब कोई भी नंबर है, अगर हम उसको 1 से डिवाइड देते हैं तो आंसर हमेशा a आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने 6 अपॉन 1 को यहां पे 6 लिख दिया है। तो t की वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो यहां लिख देता हूं पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर s इक्वल टू 3 प्लस ये जो t है इसकी जगह पे लिख देंगे 6। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 6 और 3 हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू भी निकल गई हमारी। तो यहां लिख देते हैं हेंस s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। तो दोनों वैल्यूज आ गई हमारी s और t की। देखो इस s की जगह पे अगर तुम 9 रख दो और इस t की जगह पे 6, तो 9 में से 6 माइनस हो गया तो कितना आएगा? 3। इसका मतलब हमने आंसर एकदम करेक्ट निकाला है, ठीक है। तो अगले पेज पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन।
और ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं। वैसे तुम दोनों में से कोई भी इक्वेशन को लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। 3x को यहीं पे रखेंगे, y को ले जाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस x। अब देखिए तो 3x से इंटू हो रहा है क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस साइन नहीं है, तो जब मैं इसको ले जाऊंगा राइट साइड में तो ये चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में इस x की जगह पे, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में x की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो यहां लिख देते हैं देयरफॉर 9, और x की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए ये 3 से 9 कैंसिल हो रहा है तो इसको काट देंगे, 3 1 जे 3, 3 3 जे 9। तो इसको लिख देते हैं 3, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस 3 से इसको भी इंटू करेंगे और इस y को भी। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर इंटू में हो रहा हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हो वो उससे इंटू हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 3 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y, क्योंकि y के आगे 1 मान लेते हैं तो 3 इंटू 1 3 होता है, माइनस 3y इक्वल टू 9। 3y प्लस के और 3y माइनस का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल टू 9। देखिए LHS और RHS में वैल्यू तो सेम है जो कि 9 आ रही है, इसका मतलब हमारी कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ से कैंसिल हो गए। तो इसको समझने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन के बीच में रिलेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस 3 में से कोई एक कंडीशन बनाती है, ठीक है ना। तो वो 3 कंडीशन क्या है यहाँ पे बताता हूं तुम्हें मैं। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो कुछ इस तरह से लाइन बनती है। अब दोनों लाइन एक पॉइंट पे काट रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा यूनिक, यानी कि x का भी कोई एक वैल्यू आएगा और y का भी कोई एक वैल्यू आएगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि लाइन पैरेलल आ जाए। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंस लाइंस की होती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे x और y की एक से ज्यादा वैल्यूज निकलती हैं। तो हम समझेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है हमारी इन दो लाइंस की। तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो पहला मेथड बताता हूं। तो पहले मेथड में हम क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, फिर उनको कंपेयर करेंगे। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, a1 अपॉन में a2। a1 क्या है, जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है यानी कि 3, यहां लिख देंगे 3। और a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी कि 9। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 3, 3 3 9, ये आ गया 1/3। इसी तरह से निकालेंगे b1 अपॉन b2। b1 क्या होगा, देखो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो y के यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो 1 मान लेंगे। तो b1 आ गया -1 और b2 कितना आ जाएगा -3। देखो ये है b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यह आ गया हमारा 1/3। इसी तरह से निकालेंगे c1 अपॉन में c2। तो c क्या होता है भाई, c होता है कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ ना तो x हो ना y हो। तो पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बोलते हैं c1। तो इस 3 को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे -3।
और 9 को भी ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -9, ये कट जाएंगे, 3 1 3, 3 3 9, तो ये आ गया 1/3। अब आप बोलोगे यार कि ये 3 को तुम लेफ्ट साइड में क्यों लेके गए, है ना? वो इसलिए ले गए क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की, वो होती है ax + by + c = 0, इसीलिए लेके गए, ठीक है ना? तो तीनों ही रेशियो इक्वल आ गई हैं। जब भी तीनों रेशियो इक्वल आ जाएं, इसका मतलब क्या होता है, लाइन कोइंसाइड है, ठीक है, मतलब थर्ड वाली कंडीशन हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/3। देखो यहाँ पे तीनों रेशियो इक्वल आ गई हैं, और जब भी तीनों रेशियो इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब हमारी लाइंस क्या है, कोइंसाइड है। तो ये दोनों लाइंस हमारी कैसी बन जाएंगी, इस तरह की बन जाएगी, ठीक है, यानी कि थर्ड कंडीशन को फॉलो करेगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन किस तरह का होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला होगा, ठीक है। तो सेकंड मेथड से भी बता देता हूं कि कैसे पहचानेंगे हम कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। तो पहली वाली इक्वेशन को लिखूंगा यहां पे मैं 3x - y = 3, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9x माइनस इसके यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 3 1 3 y और 3 3 9। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी, सेम टू सेम, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन ही क्या है, सेम ही लाइन है, ठीक है। और सेम लाइन को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये दोनों इक्वेशन की यही लाइन है, ठीक है ना। सिर्फ शो करने के लिए हम दिखा देते हैं दूसरी लाइन को भी इसके ऊपर। अब जब भी कोई एक लाइन होती है, उसके ऊपर अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं, यानी कि पॉइंट को हम गिन ही नहीं सकते, इतने पॉइंट होते हैं, और हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन होता है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मान लो x1 y1, तो x1 और y1 क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही इसमें अनलिमिटेड पॉइंट हो जाएंगे, तो अनलिमिटेड पॉइंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप बोलोगे यार कि ये x1 y1 इसका सॉल्यूशन क्यों होगा, ठीक है। तो मैं अगर x1 को कोई एक पॉइंट मान लूं, मान लेता हूं यहाँ पे 3, ठीक है, और y को मान लेता हूं यहाँ पे 6, तो x1 को मान लिया 3 और y1 को मान लिया 6। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूं यहाँ पे 3x - y = 3, तो ये LHS है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 3, क्योंकि x की वैल्यू है, माइनस ये y है, इसकी वैल्यू कितनी आई 6, तो 3 3 9 - 6 कितना आ गया, 3 आ गया। देखो, तो ये LHS में जो वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर आ गया, तो इसीलिए ये पॉइंट क्या हो गया, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सेकंड का भी यही सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन तो सेम ही दी हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर एक लाइन आती है तो उसमें जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसीलिए हम यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर x and y have infinite solution, infinite solution। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।